Very good evening, everyone. My name is Shubham Singh Hania, and I'm your mentor for UGC NET Paper 1, Paper 2 Commerce and Management. And आज जिस सब्जेक्ट को हम रिवाइज करने वाले हैं, इट्स गोइंग टू बी इंडियन लॉजिक एज वेल एज लॉजिकल रीजनिंग. इस टॉपिक से आज क्वेश्चंस डिस्कस करने वाले हैं. हैव अ लुक एट द फर्स्ट क्वेश्चन. पहला क्वेश्चन देखते हैं. मैं उम्मीद करता हूं कि आप अच्छे से प्रैक्टिस कर पाएंगे. मिस पारुल कैन फील द पेन ऑफ हर फ्रेंड हु इज क्राइंग बैडली ओइंग टू हर इंजरी व्हाइल प्लेइंग बैडमिंटन. ठीक है, तो मिस पारुल हैं, वो अपनी फ्रेंड के पेन को फील कर पा रही हैं बिकॉज शी कैन एक्चुअली सी दैट शी इज क्राइंग. उनको चोट लग गई बिकॉज ऑफ प्लेइंग बैडमिंटन. विच फॉर्म ऑफ इंडियन लॉजिक इज बीइंग यूज्ड बाय मिस पारुल इन दिस केस? पारुल ने कौन सा इंडियन लॉजिक का फॉर्म यहां पे यूज किया, ये आपको बताना है. इज इट अनुमाना, इज इट उपामना, इज इट प्रत्यक्ष और इज इट अनुपलब्धि? ये चार ऑप्शंस हैं. बहुत डिटेल में मैं पहले भी डिस्कस कर चुका हूं इंडियन लॉजिक के सारे टर्म्स. आज डिटेल में डिस्कस नहीं करूंगा, कहीं पे जरूरत लगी तो थोड़ा सा ब्रीफली डिस्कस कर लेंगे, बट आई एम वेरी श्योर दैट यू आर गोइंग टू गिव मी करेक्ट आंसर्स. ठीक है, तो बहुत जल्दी आंसर्स आने शुरू हो गए. द करेक्ट आंसर इज गोइंग टू बी प्रत्यक्ष. क्यों? बिकॉज शी इज एबल टू फील इज द कीवर्ड हियर. एंड सेकंड, क्राइंग बैडली. ठीक है, वो देख पा रही है कि सामने वाली जो उसकी फ्रेंड है शी इज एक्चुअली क्राइंग. ठीक है, सो थर्ड हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा विदाउट एनी डाउट. ऑल्सो वी हैव 30 क्वेश्चंस टुडे, तो प्लीज ध्यान रखिएगा आज 50 क्वेश्चन नहीं है, आज 30 क्वेश्चंस हैं बिकॉज वी हैव लेस अमाउंट ऑफ सिलेबस इन इंडियन लॉजिक एज वेल एज लॉजिकल रीजनिंग, बट आई एम श्योर इट्स गोइंग टू बी वेरी वेरी हेल्पफुल. ठीक है, तो प्लीज एंड तक जरूर देखिएगा. चलिए लेट्स मूव टू द सेकंड क्वेश्चन. हरनीत सिंह इज क्यूरियस टू नो अबाउट हिज गोथ. अगर आपको पता है थोड़ा सा, अगर आप रिलीजियस एलिमेंट्स के बारे में जानते हैं तो आपको पता होगा कि in various caste, in various religions we have a lot of goats जहां से वो बिलोंग करते हैं. तो वो अपने कास्ट के बारे में जानकारी लेना चाहते हैं मिस्टर हरनीत सिंह. एंड इसके लिए क्या करते हैं? ही गोज टू हिज ग्रैंड मदर, अपनी दादी जी के पास जाते हैं. हिज ग्रैंड मदर enlightens him, then he relies on the same. What kind of Indian logic is being used here? Very easy question. I don't think so. कोई गलती होने की यहाँ पे गुंजाइश है. Is it अर्थापट्टी? Is it अनुपलब्धि? Is it प्रत्यक्ष? और is it शब्दा? तो ये चार ऑप्शंस हैं आपके सामने. ठीक है, लेट मी सी हु गिव्स द करेक्ट आंसर. बहुत सारे सही आंसर्स आ रहे हैं. एंड प्लीज ऑल दोज हु आर देयर, मौसमी, रवि, नेहा एंड ऑल, प्लीज इन्फॉर्म ऑन द टेलीग्राम ग्रुप दैट वी आर लाइव एंड वी आर प्रैक्टिसिंग इंडियन लॉजिक. तो फोर्थ बिल्कुल सही हो जाएगा बिकॉज ही इज रिलाइंग ऑन इट. ठीक है, सामने वाले की कही बात पे, बिकॉज प्रोबेबली द ग्रैंड मदर इज एन एक्सपर्ट हु वुड हैव नॉलेज अबाउट द गोत्र. तो इसके बारे में कोई डाउट करने वाली बात नहीं है. शी इज एन एक्सपर्ट, तो ही कैन रिलाई ऑन द सेम. ठीक है, आगे चलते हैं. कंसिडर द एग्जांपल गिवन बिलो. शुभम इज ग्रोइंग फैट. ठीक है, ही डज नॉट ईट फूड ड्यूरिंग द डे. दिन में खाना नहीं खाते हैं वो, देयरफॉर ही मस्ट बी ईटिंग फूड ड्यूरिंग द नाइट, अदर थिंग्स बीइंग इक्वल. तो यहाँ पे एक्सरसाइज वगैरह बाकी चीजों को कांस्टेंट रख दिया गया है. हमें बताना है दैट व्हाट काइंड ऑफ इंडियन लॉजिक इज बीइंग यूज्ड हियर. अनदर इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, इज इट अर्थापट्टी, इज इट अनुपलब्धि, इज इट प्रत्यक्ष और इज इट अनुमाना? सो दीज आर द फोर ऑप्शंस. वेरी इजी क्वेश्चन वंस अगेन. ठीक है, आई थिंक अगर आपने इंडियन लॉजिक पढ़ लिया है तो एटलीस्ट दो क्वेश्चंस, मिनिमम दो क्वेश्चंस आपने अपने पक्के कर लिए हैं बिकॉज दो क्वेश्चन 100% पूछे जाएंगे. ठीक है, चलिए जल्दी से जवाब दीजिए. व्हाट डू यू थिंक शुड बी द करेक्ट आंसर? बहुत सारे आंसर्स अर्थापट्टी के लिए आ रहे हैं एंड अर्थापट्टी इज एब्सोल्युटली करेक्ट. ठीक है, बिकॉज आप यहाँ पे लॉजिकल रीजनिंग यूज कर रहे हैं इन ऑर्डर टू डिराइव योर कंक्लूजन. ठीक है, तो अर्थापट्टी इज गोइंग टू बी द करेक्ट आंसर. आगे चलते हैं. मिस्टर भृगुकांत इज ऑब्जर्विंग स्मोक कमिंग आउट फ्रॉम अ टेरेस ऑफ अ बिल्डिंग एंड इन्फॉर्म द फायर ब्रिगेड फॉर हेल्प. ठीक है, व्हाट काइंड ऑफ इंडियन लॉजिक हैज बीन यूज्ड? मुझे पता है कि अब आपको क्वेश्चन देख के लग रहा होगा कि सर ये तो बहुत इजी क्वेश्चंस हैं, बट ये इजी क्वेश्चंस आपको इसलिए लग रहे हैं बिकॉज यू हैव प्रैक्टिस सो मच. जब आप बहुत ज्यादा प्रैक्टिस कर लेते हैं तो इट बिकम्स वेरी वेरी इजी फॉर ऑल ऑफ यू. सो इसलिए ये क्वेश्चंस इजी लग रहे हैं. बहुत डिफिकल्ट क्वेश्चंस नहीं आते हैं एंड ना ही ये टॉपिक बहुत डिफिकल्ट है. जस्ट दैट यू हैव टू बी वेरी क्लियर अबाउट द कीवर्ड्स. कीवर्ड्स के बारे में आपको जानकारी रखनी पड़ेगी दैट व्हाट इज द कीवर्ड दैट वी आर टॉकिंग हियर. इज इट अनुमाना, इज इट अनुपलब्धि, इज इट प्रत्यक्ष और इज इट शब्दा? एक बेसिक डिफरेंस बता देता हूं मैं आपको सिर्फ रिवाइज कराने के लिए कि अनुमाना और अनुमाना और अर्थापट्टी में क्या डिफरेंस है. ये दो एलिमेंट्स हैं जहां स्टूडेंट्स को मैक्सिमम कंफ्यूजन रहता है. देखिए, अनुमाना में क्या होता है कि आप पास्ट एक्सपीरियंस का यूज करते हैं और आप अनुमान लगा रहे हैं. अनुमान लगाने का क्या मतलब है? यू आर मेकिंग अ गेस हियर. वेयरएज अर्थापट्टी में हम क्या करते हैं? यू आर मेकिंग अ लॉजिकल डिडक्शन. लॉजिकल रीजनिंग का इस्तेमाल करते हैं, लॉजिक लगाते हैं, उसके बेसिस पे डिटरमाइन करते हैं. और यहां पे कम से कम दो स्टेटमेंट्स दिए होते हैं, दो प्रीमाइसेस कह लिए, जिसके बेसिस पे यू डिराइव योर conclusion. So that is the basic difference here. यहाँ पे he is making a guess out of it. Therefore, the answer is going to be अनुमाना. Very easy question. Let's move ahead to the next question. पांचवा question देख लेते हैं. My wife's eyes are charming like that of a cat. ठीक है. So this is one of the compliments given by a husband. This is an example of which means of knowledge. कौन सा प्रमाणा, कौन सा Indian logic यहाँ पे use किया गया? Absolutely correct, Freebird. You are absolutely correct here. ठीक है. चलिए let's see who gives the correct answer. Is it अनुमाना? Is it उपामना? Is it प्रत्यक्ष? और is it अनुपलब्धि? देखिए, इंडियन लॉजिक अभी भी अगर गलत हो रहा है ना आपका, इसका मतलब है कि आपको कंसेप्चुअल क्लैरिटी में प्रॉब्लम है. सो यू शुड गो एंड रिवाइज दिस पर्टिकुलर टॉपिक. रिवाइज करिएगा ये टॉपिक. मेरे बहुत सारे सेशंस अवेलेबल हैं चैनल पे. इंडियन लॉजिक टाइप कर लीजिएगा, यू विल बी एबल टू फाइंड देम. जस्ट गो थ्रू देम बिकॉज आई हैव ऑलरेडी टोल्ड द कीवर्ड्स देयर. शायद यही रीजन है कि अब आंसर्स आपके गलत नहीं हो रहे हैं. दैट कुड बी वन ऑफ द रीजंस. तो यहाँ पे आप देखिए, ही इज मेकिंग अ कंपैरिजन कि जो आपकी आईज हैं, इट्स लाइक दैट ऑफ अ कैट. ठीक है, सो देयरफॉर द आंसर इज गोइंग टू बी उपामना. देयर इज अ कंपैरिजन गोइंग ऑन, या फिर एनालॉजी कह लीजिए आप. देयरफॉर द आंसर इज गोइंग टू बी उपामना. वेरी इजी क्वेश्चन. लेट्स मूव अहेड.
इफ अ पर्सन लेफ्ट इन अ बोट ऑन रिवर अर्लियर, ठीक है, एक इंसान बोट में निकल गया था सवारी करने के लिए, एंड द टाइम इज नाउ पास्ट द एक्सपेक्टेड टाइम ऑफ अराइवल, देन थ्रू विच ऑफ द इंडियन लॉजिक वी कैन से दैट द पर्सन हैज अराइव। तो एक इंसान बोट में निकल गया था और जो टाइम होता है, लेट्स से 7 बजे का टाइम था बोट के अराइवल का, वो निकल चुका है, ठीक है, लेट्स से इट्स 7:15 नाउ, अदर थिंग्स बीइंग कांस्टेंट, 7:15 हो चुके हैं, लेट्स have it a hypothetical example, ठीक है, 7:15 हो चुके हैं, so what, through what Indian logic we can say that the person has also arrived? Is it Arthapatti? Is it Anuplabdhi? Is it Pratyaksh? Or is it Shabda? So these are the 4 options. Let me see who gives the correct answer. I think आज कोई भी गलती की गुंजाइश नहीं है. Aditi, Freebird, Mosmi, Madhavi, Aruna, Ravi, Shalini. I think there are a lot of students, but the other students are taking a bit of a time. बाकी लोगों को थोड़ा सा टाइम लग रहा है. Doesn't matter. Questions आई होने से मतलब है, ठीक है. It's going to be Arthapatti. ये हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा. No doubt about it. All men are mortal. Now we are taking a shift from Indian logic to logical reasoning. थोड़ा logical reasoning भी देखना है हमें. All men are mortal. ये आपको statement given है. And Aristotle is a man. He's a man there. So conclusion can be drawn that Aristotle is a man is an example of dash. कौन सा logic आपने यहाँ पे use किया? Are you using deductive reasoning, inductive reasoning, एनालॉजिकल रीजनिंग जहां पे आप एनालॉजी देते हैं, कंपैरिजन करते हैं, और इज इट इन्फ्लुएंशियल रीजनिंग जो आप स्टैटिस्टिक्स के बेसिस पे इन्फर करने की कोशिश करते हैं, ठीक है? चलिए जल्दी से बताइए व्हाट डू यू थिंक शुड बी द करेक्ट आंसर है, क्या आपका सही आंसर होना चाहिए? आई डोंट थिंक सो कोई यहाँ पे डाउट की गुंजाइश है, बट मुझे उम्मीद है कि यहाँ पे कुछ लोग गलती करेंगे, ठीक है? ध्यान रखिएगा, देयर इज अ जनरल स्टेटमेंट गिवन. हमेशा अगर आपको कभी भी दिक्कत हो, सो ऑलवेज राइट दैट व्हाट इज बीइंग गिवन. ये जो पहला स्टेटमेंट है, ऑल मेन आर मॉर्टल, इज अ जनरल स्टेटमेंट दैट मेंस आर मॉर्टल, ठीक है, हम मेंस की मॉर्टेलिटी के बारे में बात कर रहे हैं. देन वी आर मूविंग टू अ स्पेसिफिक एलिमेंट अबाउट एरिस्टोटल हु इज अ मैन. तो जब आप जनरल से स्पेसिफिक की तरह मूव करते हैं, देन व्हाट टाइप ऑफ रीजनिंग वी आर यूजिंग इज डिडक्टिव रीजनिंग. सो डिडक्टिव रीजनिंग इज गोइंग टू बी द करेक्ट आंसर. आई थिंक मेजॉरिटी लोगों ने इसका सही जवाब दिया है. इनफैक्ट सबने सही जवाब दिया है. सो 1 इज गोइंग टू बी द करेक्ट आंसर. लेट्स मूव फॉरवर्ड. राम डज नॉट स्टडी एट नाइट, ठीक है, कुछ लोग को दिन में पढ़ने की आदत होती है, कुछ लोग को रात को होती है. सो राम डज नॉट स्टडी एट नाइट एंड स्टिल कम्स फर्स्ट इन द क्लास. Which of the forms of Indian logic helps us to know that he must be studying in the daytime, considering he is not making use of unfair means? देखो ये लास्ट टाइम बहुत इंपॉर्टेंट है, that he is not making use of unfair means, ठीक है? टॉप करने के बहुत सारे तरीके हो सकते हैं, ठीक है? चलो लेट्स सी हू गिव्स द करेक्ट आंसर. अर्थापट्टी, अनुपलब्धि, प्रत्यक्षा और इज इट शब्दा? क्या आंसर होगा आपका? जल्दी से बताइए. वेरी वेरी इजी क्वेश्चन इंडीड. चलो काफी सारे आंसर्स आने शुरू हो गए. सम आर सेइंग प्रत्यक्ष. आई थिंक 1 or 2 स्टूडेंट्स आर सेइंग प्रत्यक्ष, बट कोई डाउट नहीं होना चाहिए दैट द आंसर इज गोइंग टू बी अर्थापट्टी. क्यों? क्योंकि स्टेटमेंट के बेसिस पे यू आर डिड्यूसिंग योर रीजन दैट व्हाट कुड बी द रीजन हियर, ठीक है? सो डे टाइम में पढ़ाई कर रहा है, कीपिंग अदर थिंग्स एज कांस्टेंट. सो अर्थापट्टी इज गोइंग टू बी द करेक्ट आंसर. वेरी क्विक आंसर बाय अ लॉट ऑफ स्टूडेंट्स. अगर सेशन पसंद आ रहा है, बिकॉज रिवीजन बहुत अच्छा चल रहा है आप लोग का जितना मैं देख पा रहा हूं, तो प्लीज वीडियो को जरूर लाइक कर दीजिएगा. एंड डू नॉट फॉरगेट वी हैव अ महा मैराथन ऑन 2 अक्टूबर फ्रॉम 12 noon. अच्छे से खा पी के बैठिएगा, अच्छे से पूरा रिवाइज करके बैठिएगा. आई एम ऑल्सो गोना सिट फॉर 6 to 8 hours and I'm sure it's going to be a wonderful learning experience for both of us. In which reasoning we hold a theory, आप एक थ्योरी होल्ड करते हैं, एंड बेस्ड ऑन इट वी मेक अ प्रिडिक्शन ऑफ इट्स कॉन्सिक्वेंस, ठीक है? एक थ्योरी दी हुई है आपके पास, ठीक है? थ्योरी के बेसिस पे आप कॉन्सिक्वेंस डिराइव करने की कोशिश करते हैं. व्हाट काइंड ऑफ रीजनिंग आर वी यूजिंग हियर, ठीक है? इज ही यूजिंग डिडक्टिव रीजनिंग, इज इट यूजिंग इंडक्टिव रीजनिंग, एनालॉजिकल रीजनिंग, और इज इट इन्फ्लुएंशियल रीजनिंग? क्या यहां पे यूज किया जा रहा है ये आपको बताना है. वेरी वेरी इजी क्वेश्चन, ठीक है? चलिए जल्दी से बताइए व्हाट यू थिंक शुड बी द करेक्ट आंसर हियर. इट्स अ वेरी इजी क्वेश्चन, ठीक है? ध्यान रखिएगा, थ्योरी दी हुई है, यू हैव अ थ्योरी व्हिच हैज बीन गिवन, एंड उसके बेसिस पे यू आर मेकिंग प्रेडिक्शन और कॉन्सिक्वेंस. उसके बेसिस पे आप प्रेडिक्शन और कॉन्सिक्वेंस कर रहे हैं, ठीक है? लेट मी सी हू गिव्स द करेक्ट आंसर. देखिए there's a difference that you need to understand here, because यहां पे मैं देख रहा हूं कि कुछ मिक्स आंसर्स आ रहे हैं, तो मैं आपको यहां पे बता दूं there are 2 elements here. एक होता है क्रिएशन ऑफ अ थ्योरी, where you create a theory, ठीक है? आप कहीं कहीं पे थ्योरी को क्रिएट करने की कोशिश करते हैं. Here what you are doing, you already have a theory, और उसके बेसिस पे आप प्रेडिक्शन करने की कोशिश कर रहे हैं ऑफ इट्स कॉन्सिक्वेंस, ठीक है? फ्रीवर्ड डोंट वरी, आई विल बी एक्सप्लेनिंग इन्फ्लुएंशियल. इन्फ्लुएंशियल का क्या मतलब होता है? लेट्स से मेरे पास स्टैटिस्टिक्स की कोई वैल्यू आ गई, मीन की वैल्यू आ गई 3.5, ठीक है? तो 3.5 को आप कैसे इन्फर करते हैं, व्हाट डू यू मीन बाय दिस, ठीक है? उसको हम कहते हैं इन्फ्लुएंशियल स्टैटिस्टिक्स. फॉर एग्जांपल आर की वैल्यू ले लेते हैं. आई थिंक आर कुड बी अ वंडरफुल एग्जांपल. आर की वैल्यू हमारे पास दी हुई है लेट्स से 0.80, ठीक है? तो हम क्या बता सकते हैं कि जो कोरिलेशन है, इट्स अ हाई डिग्री ऑफ कोरिलेशन. ये आप इन्फर कर रहे हैं इस वैल्यू से. सिमिलरली अगर मैं इसको आर स्क्वायर में कन्वर्ट कर दूं, लेट्स से 0.64 कर दूं, तो हम क्या कहेंगे दैट द डिपेंडेंट वेरिएबल इज एक्सप्लेन्ड बाय 64% बाय द इंडिपेंडेंट वेरिएबल,
ठीक है, तो ये यहां पे बन जाएगा लॉजिक, ठीक है। सो आई थिंक इट्स क्लियर टू यू फ्रीबर्ड, इट्स दिस इज द फॉर्म ऑफ इन्फ्रेंशियल, जब आप किसी वैल्यू के बेसिस पे, किसी एलिमेंट के बेसिस पे चीजों को इन्फर करने की कोशिश करते हैं, ठीक है। नाउ कमिंग बैक टू द क्वेश्चन, द करेक्ट आंसर इज गोइंग टू बी वन, डिडक्टिव रीजनिंग। प्लीज दोबारा ध्यान से पढ़िए, आपके पास थ्योरी गिवन है, थ्योरी का क्या मतलब है, जनरल वर्ड गिवन है, इट शुड बी अ वेरी कॉमन सेंस बेस्ड क्वेश्चन, बहुत ही कॉमन सेंस लगाने वाली चीज है। हमारे पास एक थ्योरी गिवन है, जैसे अभी पुराने क्वेश्चन में हमारे पास क्या गिवन था, दैट ऑल मेंस आर मॉर्टल्स, ठीक है। चाहे मैं ये आपको स्टेटमेंट कह के बोल दूं या फिर मैं एक थ्योरी स्टैब्लिश कर दूं, लेट्स से कंज्यूमर बिहेवियर की थ्योरी मैंने स्टैब्लिश कर ली है, उसके बेसिस पे, बेस्ड ऑन दैट थ्योरी यू आर मेकिंग प्रेडिक्शंस, यू आर ड्राइंग कॉन्सिक्वेंसेस, ठीक है। तो इसका मतलब क्या है कि थ्योरी आपके पास है, विच इज अ जनरल बेस्ड थ्योरी, उसके बेसिस पे आप चीजों को डिटरमाइन करने की कोशिश कर रहे हैं। कई बार क्या होता है कि हमें जो लॉजिकल रीजनिंग है वो बहुत आसान लगता है, बट ऐसा होता नहीं है, कई बार चीजें थोड़ी सी कंफ्यूजिंग भी हो सकती हैं, ठीक है। सो हियर वी आर ट्राइंग टू डिड्यूस थिंग्स फ्रॉम देयर एंड देयरफॉर द आंसर इज गोइंग टू बी डिडक्टिव। अगर हम स्पेसिफिक एग्जांपल्स के बेसिस पे, ठीक है, अगर हम एक थ्योरी क्रिएट करने की कोशिश कर रहे होते, ठीक है, वी आर ट्राइंग टू डिराइव अ थ्योरी, वी आर ट्राइंग टू फॉर्मुलेट अ थ्योरी, दैट कुड बी अ बेटर वे ऑफ प्रेजेंटिंग इट। अगर हम थ्योरी को फॉर्मुलेट करने की कोशिश कर रहे होते, देन द आंसर वुड हैव बीन इंडक्टिव। आई होप दिस इज क्लियर। वंडरफुल मौसमी, दैट्स अ फैंटास्टिक ऑब्जर्वेशन। एग्जांपल्स, इंस्टेंसेस के बेसिस पे अगर आप थ्योरीज बिल्ड करते हैं, देन वी आर यूजिंग इंडक्टिव रीजनिंग। वेरी गुड गोइंग, ठीक है। चलो लेट्स मूव फॉरवर्ड। आई एम श्योर कि कुछ चीजें तो आपको क्लियर होंगी, आई एम श्योर आपकी क्लैरिटी ऑलरेडी बहुत अच्छी है, बट आई एम श्योर काफी सारी चीजें आपको यहां पे क्लियर हो जाएंगी। डैश फ्रीली असाइंस मीनिंग टू अ कंप्लीटली न्यू टर्म, क्रिएटिंग अ यूसेज दैट हैज नेवर बीन प्रीवियसली एग्जिस्टेड, ठीक है। चलो लेट मी सी हु गिव्स द करेक्ट आंसर। क्या टर्म यूज किया जाता है अगर पूरा का पूरा कोई नया टर्म डेवलप हो गया? फॉर एग्जांपल आई वाज रीडिंग सम टाइम बिफोर कि जो टर्म है सेल्फी, सेल्फी जो एक टर्म है, ये बहुत पुराना नहीं है, ठीक है, दो लगता है कि बहुत ही नया है, बहुत ही पुराना है, बट इट्स नॉट अ वेरी ओल्ड टर्म, ठीक है। सेल्फी एक नया टर्म है जो कि डिवाइस किया गया था, बेस्ड ऑन विच पीपल स्टार्टेड फीलिंग कि अगर आप खुद की सेल्फ फोटो लेते, बिकॉज द कन्वेंशनल फॉर्म ऑफ कैमरा, जो बेसिक कैमरा का कनोटेशन है, उसका मतलब हमेशा यही होता है कि एक पर्सन खड़ा होता है एंड ही और या बैठा होता है और वो दूसरे की फोटो लेता है, ठीक है। तो सेल्फी वाज अ टर्म दैट हैज बीन रिसेंटली डिवाइस, नॉट वेरी रिसेंटली, बट बहुत पुराना भी नहीं है, ठीक है। तो कोई नया टर्म जब आप डेवलप करते हैं तो उसको क्या कहते हैं? इज इट लेक्सिकल, इज इट एनालॉजिकल? मैंने पहले भी कहा था एनालॉजिकल इज मेकिंग अ कंपैरिजन विद समथिंग, ठीक है। सिलोगिज्म इज मेकिंग अ लॉजिकल इंटरप्रिटेशन बेस्ड ऑन 2 or 3 स्टेटमेंट्स, ठीक है। और इट इज स्टिपुलेटिव, ठीक है। सो यहां पे जो करेक्ट आंसर हो जाएगा, इट्स गोइंग टू बी स्टिपुलेटिव। स्टिपुलेटिव इज अ टर्म, ठीक है, जो नए मीनिंग्स डिराइव करता है, न्यू टर्म्स डिराइव करता है। लेक्सिकल का क्या मतलब होता है? ऑलरेडी एग्जिस्टेंस में है, टर्म ऑलरेडी एग्जिस्टेंस में है और आप उसको बहुत कॉमनली यूज करते हैं, ठीक है, कॉमनली यूज करते हैं, देन यू क्रिएट न्यू टर्म्स। लेट मी जस्ट गिव यू अ वेरी बेसिक एग्जांपल ताकि आपको और अच्छे से क्लैरिटी आ जाए। वी ऑल हैव हर्ड द टर्म मार्केटिंग, हम सब ने मार्केटिंग टर्म के बारे में सुना हुआ है, वी ऑल नो व्हाट मार्केटिंग इज। अब जैसे जैसे डेवलपमेंट होती गई, जैसे जैसे रिसर्च होती गई, वी स्टार्टेड डेवलपिंग टर्म्स सच एज डिजिटल मार्केटिंग, ठीक है। तो जो मार्केटिंग है दैट्स एन ऑलरेडी एग्जिस्टिंग टर्म एंड कुड बी अ गुड एग्जांपल ऑफ लेक्सिकल। डिजिटल मार्केटिंग बाद में हमने डेवलप कर लिया, देन वी डेवलप्ड सोशल मीडिया मार्केटिंग, देन वी डेवलप्ड डी मार्केटिंग। तो ये सारी चीजें क्या है कि हम एक ऑलरेडी एग्जिस्टिंग वर्ड में मार्केटिंग के अंदर नए नए सिर्फ एलिमेंट्स ऐड कर रहे हैं, ठीक है। सो दैट इज व्हाट लेक्सिकल इज ऑल अबाउट, ठीक है। सो आई होप दिस इज क्लियर। स्टिपुलेटिव यहां पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। आई होप दिस इज क्लियर। इफ इट इज क्लियर प्लीज गिव मी अ थम्स अप। आज हमारे पास थोड़ा सा विंडो है बिकॉज देयर आर 30 क्वेश्चंस ओनली, सो मैं थोड़ा सा धीरे चल रहा हूं आज ताकि आपको क्लैरिटी दे सकूं। इफ राम सेज हर फेस इज लाइक द मून इन चार्मिंगनेस, ठीक है, जैसे खूबसूरत लगता है मून वैसा उनका फेस है, दिस वुड बी एन एग्जांपल ऑफ विच ऑफ द बिलो मेंशन इंडियन लॉजिक। कौन सा इंडियन लॉजिक यहां पे यूज किया जा रहा है? इज इट प्रमाणास, इज इट उपमाना, इज इट प्रत्यक्ष और इज इट अनुपलब्धि, ठीक है। वंडरफुल प्रिया, मैस्टेज मार्केटिंग इज अगेन अ ब्यूटीफुल एग्जांपल। आई एम श्योर अब मैस्टेज मार्केटिंग काफी सारे लोगों को याद हो गया है, आई एम श्योर यू आर गोइंग थ्रू दैट, ठीक है। चलो जल्दी से बताओ व्हाट शुड बी द करेक्ट आंसर यार। वेरी बेसिक क्वेश्चन, लाइक कीवर्ड है। देखो दोस्तों, देखो स्टूडेंट्स, कीवर्ड्स प्लीज मत भूलना। जो कीवर्ड्स हैं इंडियन लॉजिक के, दैट शुड बी ऑन योर टिप्स एंड दैट शुड बिकम द बेसिस ऑफ आंसरिंग एनी क्वेश्चन, ठीक है। सो लाइक यहां पे वर्ड लिखा हुआ है, इसका मतलब यू आर मेकिंग अ कंपैरिजन हियर, ठीक है। बोल रहे हो कि भाई जो चेहरा है उनका, वो जिस तरीके से खूबसूरती से मून चमकता है वैसा चेहरा है उनका। सो मेकिंग अ कंपैरिजन हियर, द आंसर इज गोइंग टू बी उपमाना। लेट्स मूव फॉरवर्ड। आइडेंटिफाइंग द रीजनिंग इन द फॉलोइंग आर्ग्यूमेंट, ठीक है। मेथड ऑफ टीचिंग इन द क्लासरूम कैन बी कंपेयर टू आर्किटेक्चरल प्लान ऑफ अ बिल्डिंग। आप क्या करते हैं? यू क्रिएट अ ब्लूप्रिंट। कभी अगर आपने देखा हो इंजीनियर को घर पे कभी पेरेंट्स के साथ बैठे हो, जब आर्किटेक्चर आता है कुछ नक्शा बनाने के लिए, तो ही ऑलवेज ब्रिंग्स अ काइंड ऑफ अ प्लान और ब्लूप्रिंट जिसके अंदर स्ट्रक्चर बनाया जाता है, ठीक है। सो यहां पे क्या कहा जा रहा है? दैट इफ वी कंपेयर द मेथड ऑफ टीचिंग, व्हाट इज द मेथड ऑफ टीचिंग इन द क्लासरूम, अगर उसको कंपेयर किया जाए आर्किटेक्चरल प्लान से, तो दिस इज एन एग्जांपल ऑफ व्हाट? इज इट एनालॉजिकल, इज इट हाइपोथेटिकल? जो रैंडम एक जस्ट टू इमेजिन, हाइपोथेटिकल का क्या मतलब होता है? आई एम आस्किंग यू टू इमेजिन थिंग्स, ठीक है, दैट माइट नॉट बी इंपेरिकली टेस्टेड, दैट माइट नॉट बी एग्जिस्टेंट, बट मैं आपको इमेजिन करने को कह रहा हूं। इंडक्टिव आपको पता है, आई एम वेरी श्योर अबाउट इट। एंड देन वी हैव
deductive. So these are the options. I think very easy question, and logical is going to be the correct answer. Let's move forward. The reasoning which would be helpful in finding new knowledge or theory of facts about the world. Now this is very very important. ठीक है, अब ये इंपॉर्टेंट बन जाएगा अगर आपने ध्यान से मेरी चीजों को सुना था. द रीजनिंग विच वुड बी हेल्पफुल इन फाइंडिंग न्यू नॉलेज, नए नॉलेज या फिर थ्योरी को बिल्ड करने की कोशिश करता है अबाउट द वर्ल्ड इज नोन एज डैश. इज इट स्पेकुलेटिव? ध्यान रखिए, हम न्यू टर्म के बारे में बात नहीं कर रहे हैं. वी आर नॉट टॉकिंग अबाउट अ न्यू टर्म हियर. वी आर टॉकिंग अबाउट फॉर्मुलेटिंग अ न्यू थ्योरी. कोई नई थ्योरी बनाने की कोशिश कर रहे हैं. देन व्हाट वुड बी द आंसर? इज इट इंडक्टिव, इज इट डिडक्टिव, इज इट एनालॉजिकल? क्या आंसर होना चाहिए? सोच समझ के जवाब दीजिए. देयर हैज टू बी नो रश. बिल्कुल आप रश में नहीं होने चाहिए यहां पे. यू शुड बी थिंकिंग इट. ठीक है, चलो लेट मी सी हु गिव्स द करेक्ट आंसर. काफी सारे आंसर्स आने शुरू हो गए. द करेक्ट आंसर इज गोइंग टू बी इंडक्टिव बिकॉज यहां पे हम थ्योरी फॉर्मुलेशन क्रिएट कर रहे हैं. यस, एब्सोल्युटली करेक्ट अदिति. विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज अ प्रीसपोजिशन इन इंडक्टिव रीजनिंग? प्रीसपोजिशन का क्या मतलब है कि आपको पहले से ही इसको मानना पड़ेगा. फॉर एग्जांपल, लेट्स से दैट यू आर गोइंग टू प्रैक्टिस डेटा इंटरप्रिटेशन. आई थिंक दिस इज अ ब्यूटीफुल एग्जांपल टू अंडरस्टैंड. आप डेटा इंटरप्रिटेशन करने जा रहे हैं. अब क्या होता है, कुछ स्टूडेंट सीधा डेटा इंटरप्रिटेशन के सॉल्यूशन पे चले जाते हैं. दे स्टार्ट सॉल्विंग इट. Now, before you have understood the basic mathematics, let's say percentage आपने नहीं पढ़ा है. ठीक है, you have not revised the basic concepts of percentage. You have not gone through ratio and proportion. You have not gone through profit and loss. बिना इन सब चीजों को पढ़े अगर आप डायरेक्टली जाएंगे डेटा इंटरप्रिटेशन को सॉल्व करने में तो टेक्निकली आप नहीं सॉल्व कर पाएंगे. ठीक है, बट प्रीसपोजिशन क्या होता है कि जरूरी है दैट दिस इज वेरी वेल क्लियर. फॉर एग्जांपल, यहां पे ये इन सब टॉपिक्स के बेसिक कांसेप्ट्स क्लियर होने जरूरी है बिफोर यू मूव टुवर्ड्स डेटा इंटरप्रिटेशन. तो ये आपको बताना, इज इट लॉ ऑफ आइडेंटिटी, अनचेंजेबिलिटी इन नेचर, हार्मनी नेचर, यूनिफॉर्मिटी ऑफ नेचर. ठीक है, तो यहां पे करेक्ट एग्जांपल है यूनिफॉर्मिटी ऑफ नेचर. जब चीजें कांस्टेंट रहेंगी तभी आप जनरल से स्पेसिफिक मूव कर पाएंगे. लेट्स से अगर जो मैंने थ्योरी बिल्ड करी है या जो मेरा प्रेमाइस है वही अगर यूनिफॉर्म नहीं है तो यू विल नॉट बी एबल टू अप्लाई देम टू योर स्पेसिफिक सिचुएशंस. देयरफॉर फोर्थ इज गोइंग टू बी द करेक्ट आंसर. आई एम श्योर आपको सेशन पसंद आ रहा होगा तो प्लीज लाइक करना ना भूलें. एन एग्जांपल ऑफ डैश मीनिंग इज द मीनिंग ऑफ द वर्ड पोर्ट इन वर्ड्स इंपोर्ट और पोर्टेबल. ठीक है, मतलब यहां पे ऑलरेडी आपके पास एक वंडरफुल रवि, दैट्स एब्सोल्युटली ट्रू. आई थिंक बेसिक समझने बहुत जरूरी है. ठीक है, सो एक एग्जांपल दिया हुआ है आपके सामने कि पोर्ट वर्ड जो है वो एग्जिस्ट करता है. बेस्ड ऑन दैट यू आर फॉर्मुलेटिंग इंपोर्ट और पोर्टेबल. तो ये किस चीज का एग्जांपल है? इज इट एन एग्जांपल ऑफ लेक्सिकल, हाइपोथेटिकल, कैटेगोरिकल और इज इट एनालॉजिकल? ठीक है, कैटेगोरिकल आई होप यू नो, यू वांट टू कैटेगराइज थिंग्स. लेट्स से हम जेंडर पे काम कर रहे हैं. जेंडर को आप कैटेगराइज करना चाहते हैं इनटू मेल्स एंड फीमेल्स. ये आप कैटेगराइजेशन करना चाहते हैं मेल्स एंड फीमेल्स का. ठीक है, वेरी इजी. द करेक्ट आंसर इज गोइंग टू बी लेक्सिकल. क्यों? ऑलरेडी एक वर्ड एग्जिस्टेंट में है. देखिए, अब यहां पे प्रैक्टिकल एलिमेंट भी हमने पढ़ लिया. एक ऑलरेडी वर्ड एग्जिस्टेंट में था पोर्ट, और हमने इंपोर्ट और पोर्टेबल टर्म्स वहां से क्रिएट कर लिए. ठीक है, चलो लेट्स मूव फॉरवर्ड. रीजनिंग फ्रॉम अ स्पेसिफिक केस टू अ जनरल कंक्लूजन. ठीक है, आई डोंट थिंक सो इसमें अब कोई गलती होनी चाहिए. स्पेसिफिक से जनरल की तरफ मूव कर रहे हैं. व्हाट काइंड ऑफ लॉजिक वी आर यूजिंग? डिडक्टिव, इंडक्टिव, थ्योरेटिकल और इज इट साइंटिफिक? ठीक है, जल्दी से जवाब दीजिए. आई थिंक इट्स अ वेरी वेरी इजी क्वेश्चन. बहुत ही आसान सा क्वेश्चन है. डिडक्टिव, इंडक्टिव, थ्योरेटिकल और साइंटिफिक. ठीक है, आई थिंक बहुत ही आसान है. डिडक्टिव स्पेसिफिक से कंक्लूजन की तरफ मूव करते हैं. वी आर टॉकिंग अबाउट इंडक्टिव. कंक्लूजन से या फिर जनरल से स्पेसिफिक की तरफ मूव करते हैं. देन वी आर टॉकिंग अबाउट डिडक्टिव. ठीक है, वेरी इजी क्वेश्चन. लेट्स मूव फॉरवर्ड. द रीजनिंग विच वुड बी हेल्पफुल इन फॉर्मुलेशन ऑफ अ न्यू थ्योरी अबाउट द वर्ल्ड. ठीक है, दोबारा से क्वेश्चन आ गया बट इट्स वेरी इजी. कौन सी रीजनिंग यूज होती है फॉर्मुलेशन ऑफ न्यू थ्योरी के लिए? अगर आप नई थ्योरी बनाना चाहते हैं, इंडक्टिव, डिमॉन्स्ट्रेटिव, डिडक्टिव या फिर एनालिटिकल? आई थिंक बहुत ही आसान सा क्वेश्चन. इंडक्टिव इज गोइंग टू बी द करेक्ट आंसर. लेट्स मूव फॉरवर्ड, आगे चलते हैं. नाउ दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन. लेट मी सी हु गिव्स द करेक्ट आंसर फॉर दिस. कंसीडर द एग्जांपल ऑफ अनुमाना हियर. यहां मैं थोड़ा सा टाइम लूंगा, आपको ये समझाऊंगा अभी प्रॉपर्ली. डोंट वरी. द माउंटेन इज फीरी. बहुत डरावना लग रहा है आपको माउंटेन. ठीक है, बिकॉज इट हैज स्मोक. बिकॉज वहां पे अंधेरा है, वहां से धुआं निकल के आ रहा है. वेयर देयर इज अ स्मोक देयर इज अ फायर. ये तीन स्टेटमेंट्स आपके सामने गिवन है. These are the three statements given in front of you. Which one of the following expresses Vyapti? Vyapti, I hope you remember, it's basically the logical interpretation, logical ground which helps you draw inference. लॉजिकल बेसिस, जिसके बेसिस पे आप इन्फ्रेंस ड्रॉ करते हैं, उसको व्याप्ति कहते हैं. ठीक है, चलिए जल्दी से इसका आंसर दीजिए. द रिलेशन इज इनवेरिएबल कॉन्कॉमिटेंस बिटवीन माउंटेन एंड फायर. द रिलेशन ऑफ इनवेरिएबल कॉन्कॉमिटेंस बिटवीन माउंटेन एंड स्मोक, इनवेरिएबल कॉन्कॉमिटेंस बिटवीन फायर एंड स्मोक, कॉन्कॉमिटेंस बिटवीन परसीवर एंड द स्मोक. नाउ दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक. मैंने आपको पहले भी बोला था, कोई डिफिकल्ट टर्म लगता है उसको तोड़ने की आदत डालिए. इनवेरिएबल का क्या मतलब है? वेरिएबल मतलब मूव करना. कॉमन सेंस, बहुत सारे स्टूडेंट्स होते हैं जो कॉमन सेंस से ही क्वेश्चन सॉल्व कर लेते हैं. वेरिएबल मतलब जहां पे चेंजेस होते हैं. इनवेरिएबल मतलब फिक्स, चेंज करना मुश्किल है. यू कैन नॉट चेंज. ओके, आई थिंक Neha, I'm going to read it for you because I think that is not an option today available to me. The relationship between mountain and fire, mountain and smoke, fire and smoke, and perceiver and smoke. I'm so sorry, Neha, I cannot help you in this case because वो छोटा सा ऑप्शन अवेलेबल नहीं है मेरे पास हटाने का, बट स्क्रीन पे अवेलेबल होता है. बट दीज आर द ऑप्शंस. ठीक है,
थोड़ा सा इसको समझ लेते हैं बिकॉज दिस इज इंपॉर्टेंट। आई थिंक काफी सारे स्टूडेंट ने पढ़ा हुआ है, बट एक बार फिर भी थोड़ा सा रिवीजन कर लेते हैं। देखिए, जब आपको इन्फ्रेंस बनाते हैं तो वो 3 तरीके के स्टेटमेंट्स होते हैं उसके अंदर। देयर इज अ मेजर टर्म जिसको हम संध्या कहते हैं। संध्या को आप आउटकम मान सकते हैं, दैट व्हाट इज गोइंग टू बी द आउटकम। फॉर एग्जांपल यहां पे आउटकम क्या है, द आउटकम इज फायर हियर, ठीक है। नेक्स्ट इज माइनर टर्म पक्षा, जिसको मैंने एक बहुत आसान तरीका दिया याद करने का अपने स्टूडेंट्स को, पी से याद रखेगा। इट्स बेसिकली टॉकिंग अबाउट द प्लेस। तो यहां पे क्या बात हो रही थी, माउंटेन या हिल के बारे में बात हो रही थी, दैट इज आवर प्लेस। द मिडिल टर्म इज हेतु, जिसका मतलब होता है रीजन। सो जिसके बेसिस पे हम आउटकम डिराइव करते हैं, जो कि क्या है यहां पे, स्मोक, ठीक है। सो मिडिल टर्म क्या हुआ, रीजन या फिर हेतु जो हो गया हमारा स्मोक। माइनर टर्म पक्षा क्या हो गया, द प्लेस, दैट इज द माउंटेन और हिल। मेजर टर्म क्या हो गया, दैट इज द आउटकम विच इज फायर, ठीक है। तो ये इंपॉर्टेंट एलिमेंट्स हो गए जो आपको ध्यान रखने के इन्फ्रेंस के अंदर, ठीक है। देखिए यहां पे लिखा भी हुआ है, फायर इज योर सद्या, देन यू हैव स्मोक विच इज योर हेतु और लिंगा जिसे कहते हैं, एंड द हिल और माउंटेन इज गोइंग टू बी योर पक्षा, ठीक है। वंडरफुल मौसमी, दैट कुड आल्सो बी यूज। आल्सो ये भी हमने पहले से पढ़ा हुआ है कि 5 स्टेप्स होते हैं अनुमाना के अंदर। जब आप अनुमाना लगाते हैं, दिस इज बेस्ड ऑन न्याय थ्योरी ऑफ परसेप्शन। परसेप्शन इज योर प्रत्यक्ष जिसे आप कहते हैं। पहले आप हाइपोथेसिस या फिर प्रपोजिशन बनाते हैं जिसको प्रतिजना कहते हैं। देन यू हैव रीजन जिसको हम हेतु कहते हैं, अभी मैंने आपको बताया। उदाहरण, एग्जांपल देना। रीअफर्मेशन, जहां पे आप एप्लीकेशन करते हैं, कुछ भी आपने नॉलेज सीखी है, यू आर ट्राइंग टू अप्लाई देम, जैसे कि अब आपने इंडियन लॉजिक अच्छे से समझ लिया, यू आर ट्राइंग टू अप्लाई दैट। एंड द लास्ट वन इज निगामना एंड कंक्लूजन। सो दिस वाज इंपॉर्टेंट, इसलिए मैंने आप सबको दोबारा से रिवाइज कर दिया बिकॉज दिस इज इंपॉर्टेंट। तो नाउ वी नो दैट इज अ फिक्स्ड रिलेशनशिप, इफ देयर इज अ स्मोक देयर इज गोना बी फायर बेस्ड ऑन द प्रायर एक्सपीरियंस और प्रायर इंस्टेंस दैट वी हैड और प्रायर एग्जांपल्स दैट वी हैड, ठीक है। तो हमें ये चीज पता है, सो वी कैन से दैट द करेक्ट आंसर इज गोइंग टू बी थर्ड, दैट इज अ फिक्स्ड काइंड ऑफ अ रिलेशनशिप बिटवीन फायर एंड स्मोक। ये दोनों चीजें साथ में होंगी, बाकी कुछ हो या फिर ना हो। आई होप दिस इज क्लियर टू यू। ये हम ऑलरेडी डिटेल में डिस्कस कर चुके हैं इंडियन लॉजिक के सेशन में, बट बिकॉज दिस क्वेश्चन वाज इंपॉर्टेंट, इसलिए मैंने जानबूझ के ये दोबारा रिवाइज करा दिया है, बिकॉज इतना भी अगर आप डिटेल में पढ़ लेते हैं, इट्स मोर देन सफिशिएंट, ठीक है। चलो, वेरी गुड गोइंग। चलो, लेट्स मूव फॉरवर्ड टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, ठीक है। Which one of the following is signified by उदाहरणा of अनुमाना in Indian logic? उदाहरणा हम किसे कहते हैं, स्टेटमेंट ऑफ रीजन, ठीक है। प्रपोजिशन टू बी प्रूव्ड, जिसको हम कई बार हाइपोथेसिस से भी रिलेट कर देते हैं, बट देयर इज अ थिन लाइन ऑफ डिफरेंस बिटवीन प्रपोजिशन वर्सेस हाइपोथेसिस। ये भी मैं अभी आपको क्लियर करूंगा आगे के क्वेश्चंस में, डोंट वरी अबाउट इट। कंक्लूजन्स प्रूव्ड, यूनिवर्सल प्रपोजिशन अलोंग विद एन इंस्टेंस, ठीक है। जल्दी से जवाब दीजिए, व्हाट डू यू थिंक शुड बी द करेक्ट आंसर हियर, क्या सही आंसर होना चाहिए। लेट मी सी, स्टेटमेंट ऑफ रीजन, ठीक है। उदाहरणा लिखा हुआ है, ठीक है, मतलब अनुमाना। अभी हमने पीछे नव्या परसेप्शंस के अंदर 5 स्टेप्स पढ़े थे, जहां पे उदाहरणा हमने पढ़ा था, ठीक है। उदाहरण मतलब एक एग्जांपल देना, एक इंस्टेंस देना, दैट इज व्हाट वी आर टॉकिंग अबाउट। सो फोर्थ हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा अलोंग विद एन इंस्टेंस, ठीक है। सो यूनिवर्सल प्रपोजिशन है, स्मोक एंड फायर का एग्जांपल वुड बी द बेस्ट एग्जांपल, अलोंग विद एन इंस्टेंस कैसे, एग्जांपल पास्ट एक्सपीरियंस। सो फोर्थ हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। आई थिंक ब्यूटीफुल आंसर्स कमिंग अप। कंसीडर द एग्जांपल प्रोवाइडेड बिलो, द गुआवा इज लाइक माई काउ, ठीक है। प्रॉब्ली शेप के बारे में बात हो रही है। सो यहां पे कौन सा इंडियन लॉजिक यूज किया गया, इज इट कंपैरिजन, इंप्लीकेशन, परसेप्शन और इज इट इन्फरेंस? इन चारों में से क्या होगा, जल्दी से बताइए। देखिए अगेन कीवर्ड छुपा हुआ है यहाँ पे, लाइक कीवर्ड यहाँ पे लिखा हुआ है। आई थिंक इट्स वेरी इजी टू आंसर, ठीक है। द करेक्ट आंसर इज गोइंग टू बी, जल्दी से बताइए, आई एम वेटिंग फॉर योर आंसर्स। इट्स गोइंग टू बी कंपैरिजन, यू आर मेकिंग अ कंपैरिजन है, तो 1 हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा विदाउट एनी फेल, जिसको हम उपामना भी कहते हैं, ठीक है। चलो, लेट्स मूव फॉरवर्ड टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। वी हैव 10 मोर क्वेश्चंस टू गो एंड आई एम श्योर यू आर गोइंग टू हैव अ वंडरफुल रिवीजन। प्रपोजिशंस दैट सपोर्ट कंक्लूजंस ऑन एन आर्गुमेंट आर कॉल्ड डैश। वो प्रपोजिशंस जो कंक्लूजंस को सपोर्ट करते हैं, मतलब पहले आपके पास कुछ स्टेटमेंट्स होते हैं, ठीक है। आई थिंक दैट एग्जांपल दैट ऑल मेन आर मॉर्टल्स इज अ ब्यूटीफुल एग्जाम्पल टू टेक। आपके पास एक ऐसा प्रपोजिशन बना हुआ है, उसके बेसिस पे आप कंक्लूजंस ड्रॉ करते हैं। सो व्हाट आर दे कॉल्ड, इन्फ्रेंसेस, प्रीमाइसेस, कंसेप्ट्स और नन ऑफ द अबव। चलिए जल्दी से आंसर दीजिए, वेरी वेरी इजी क्वेश्चन, ठीक है। अ लॉट ऑफ आंसर्स, कुछ अलग अलग आंसर्स आ रहे हैं, कुछ लोग 4 कह रहे हैं, कुछ लोग 1 कह रहे हैं, कुछ लोग 2 कह रहे हैं। इट्स गोइंग टू बी प्रीमाइसेस। प्रपोजिशंस क्या है, प्रीमाइसेस बनाना इनिशियली, जैसे ऑल मेन आर मॉर्टल एक प्रीमाइस है। इसके बेसिस पे हमने डिटरमाइन किया दैट इफ एरिस्टोटल इज अ मैन, देन दिस कैन बी कंक्लूडेड बेस्ड ऑन डिडक्टिव रीजनिंग, ठीक है। डिडक्टिव रीजनिंग के बेसिस पे हम इसको डिराइव कर सकते हैं। लेट्स मूव फॉरवर्ड। टू सपोज दैट द अर्थ इज ओनली पॉपुलेटेड वर्ल्ड in the infinite space is as absurd as to assert that in an entire field of millet only 1 grain will grow, ठीक है। सो ये किस चीज का एग्जांपल है, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट नाउ। वंडरफुल मेगा, यू आर एब्सोल्युटली करेक्ट है, ठीक है। तो यहाँ पे आपको एक एलिमेंट गिवन है, आई एम नॉट यूजिंग द वर्ड, अदरवाइज मैं आंसर ही बता दूंगा, ठीक है। कि अगर आप सपोज कर रहे हैं कि जिस तरीके से अर्थ एक लौती प्लेस है जहां पे पॉपुलेशन है इन टर्म्स ऑफ इन्फाइनाइट स्पेस, इज एज एब्सर्ड, क्योंकि कहीं और जगह भी लाइट हो सकती है, जिंदगी हो सकती है जो हम धीरे धीरे डेवलप करते हैं, ठीक है। is as absurd as asserting that entire field of millet, पूरी की पूरी फील्ड के अंदर सिर्फ एक ही दाना ग्रो होगा, 1 grain will grow, ठीक है। एस्ट्रोनॉमिकल, which is infinite, very very large, ठीक है। एंथ्रोपोलॉजिकल, स्टडी रिलेटेड टू ह्यूमन बिहेवियर, ह्यूमन काइंड, ठीक है।
वेरी इंटरेस्टिंग टॉपिक इंडीड. डिडक्टिव आपको पता है, एंड देन यू हैव एनालॉजिकल. सो वी आर मेकिंग अ कंपैरिजन हियर. अर्थ कंपैरिजन फील्ड से इट्स गोइंग टू बी एनालॉजिकल, नो डाउट अबाउट इट. ठीक है, चलो लेट्स मूव फॉरवर्ड, आगे बढ़ते हैं. वंडरफुल वंडरफुल नेहा. द एलिमेंट्स सच एज प्रतिजना, हेतु एंड दृष्टांता आर द कंपोनेंट्स ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग. ये किसके कंपोनेंट्स माने जाते हैं? अभी अभी हमने पढ़ा है. अनुमाना के हैं, उपामना के हैं, प्रत्यक्ष के हैं, या फिर अनुपलब्धि के हैं. प्रतिजना हमें पता है इट्स हाइपोथेसिस या प्रपोजिशन. ठीक है, देन यू हैव हेतु विच इज द रीजन, एंड देन वी हैव दृष्टांता विच इज एन एग्जाम्पल और इंस्टेंट. ठीक है, आई थिंक वेरी वेरी इजी क्वेश्चन. वेरी गुड नेहा, यू आर डूइंग वंडरफुल. आई एम वेरी वेरी श्योर दैट यू ऑल आर गोइंग टू परफॉर्म वेरी गुड बिकॉज आंसर्स बहुत अच्छे आंसर आ रहे हैं. Wonderful. I think that was a very good illustration given by Mosami, as absurd as word use किया गया है. Very easy. Anumana is going to be the correct answer. Let's move forward. 24 पे चलते हैं. Mr. Prakhar is curious to know about tax liability. बता दूं आप सबको, टैक्स जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट है एंड उसकी डेट्स आगे बढ़ती जा रही है बिकॉज द साइट ऑफ इनकम टैक्स इज नॉट वर्किंग प्रॉपरली. ठीक है, सो आई एम ऑल्सो वेटिंग फॉर filing my income tax. Seeks the help of his friend who is a chartered accountant and based on his expert advice, expert opinion, relies on the same. ठीक है, मिस्टर प्रखर जाते हैं किसी पर्सन के पास, अपने दोस्त के पास जो चार्टेड अकाउंटेंट है, उनकी एक्सपर्ट एडवाइस के बारे में सुनते हैं. कौन सा इंडियन लॉजिक यहाँ पे यूज किया गया? अर्थापट्टी, अनुपलब्धि, प्रत्यक्ष या फिर शब्दा. इन चारों में से क्या यूज किया गया ये आपको बताना है. वेरी वेरी इजी. द करेक्ट आंसर इज गोइंग टू बी शब्दा. ठीक है, बिकॉज ही इज रिलाइंग ऑन हिज वर्ड्स ऑफ हिज फ्रेंड हु इज अ चार्टेड अकाउंटेंट. ठीक है, आगे चलें. Superiority of intellect depends upon its power of concentration on one theme in the same way. देखिए ये एग्जांपल है यहाँ पे. As a concave mirror collects all the rays that strike upon it on one point. What type of reasoning we are using here? ठीक है, कौन सी टाइप की रीजनिंग यूज करें? थोड़ा सा डिफिकल्ट लग रहा होगा स्टेटमेंट, बट इट इज नॉट एट ऑल डिफिकल्ट. सिर्फ कीवर्ड पकड़ना है. सेम वे इज द कीवर्ड हियर. मैथमेटिकल, साइकोलॉजिकल रीजनिंग, एनालॉजिकल या फिर डिडक्टिव. ठीक है, वेरी इजी क्वेश्चन. जल्दी से इसका जवाब दीजिए, क्या होना चाहिए? कीवर्ड पकड़िए, बाकी चीजें सोचने की, बाकी चीजों में टाइम वेस्ट करने की जरूरत नहीं है. इनफैक्ट दैट्स नॉट रिक्वायर्ड. ठीक है, आप इसके बेसिस पे डिटरमाइन कर सकते हैं. जल्दी से जवाब दीजिए. इट्स गोइंग टू बी एनालॉजिकल. एनालॉजिकल हमारा आंसर हो जाएगा बिकॉज मेकिंग अ कंपैरिजन हियर. आप यहाँ पे एक कंपैरिजन बना रहे हैं, कंपैरिजन करने की कोशिश कर रहे हैं. देयरफॉर दिस इज गोइंग टू बी द करेक्ट आंसर. आई होप दिस इज क्लियर. चलिए आगे चलते हैं. लेट्स मूव फॉरवर्ड, आगे बढ़ते हैं फटाक से. 26 क्वेश्चन. डैश इज अ स्टेटमेंट. Dash is a statement or assertion that expresses a judgment or opinion. क्या statement कहते हैं? What is the term that denotes a statement or assertion जिससे आप judgment या फिर opinion derive कर सकते हैं? Is it proposition? Is it hypothesis? Is it theory? Or is it concept? तो ये चार ऑप्शंस आपके सामने अवेलेबल हैं. वेरी वेरी इजी क्वेश्चन. प्रिया सही इसलिए हो रहे हैं बिकॉज इट्स नॉट अ वेरी डिफिकल्ट टॉपिक. दैट इज द फर्स्ट थिंग. दूसरा क्या है कि आप सब स्टूडेंट्स ने बहुत मेहनत करी है, बहुत रिवीजन किया है. सो आई डोंट थिंक कि इंडियन लॉजिक की बात है. जो भी टॉपिक आप करेंगे आई थिंक उसके सारे क्वेश्चन सही होने चाहिए, या एटलीस्ट 70 to 80% क्वेश्चन सही होने चाहिए, ताकि आप सब लोग नेट लेके ना आए, आप सब लोग JRF लेके आए, दैट इज जूनियर रिसर्च फेलोशिप. ठीक है, चलिए जल्दी से आंसर दीजिए. यहाँ पे थोड़ा सा मुझे 100% गारंटी है कि यहाँ पे थोड़ा सा डाउट होगा प्रपोजिशन और हाइपोथेसिस के बीच में. मैं आपको बता दूं दैट प्रपोजिशन इज गोइंग टू बी द करेक्ट आंसर. प्रपोजिशन सही आंसर हो जाएगा. हाइपोथेसिस इज नॉट गोइंग टू बी. हाइपोथेसिस होता है एक असर्शन जहां पे आप ओपिनियन नहीं एक्सपेक्ट कर रहे होते हैं. यू आर बेसिकली ट्राइंग टू वैलिडिफाई और टेस्ट इट. ठीक है, उसको बाद में आप टेस्ट करते हैं इंपेरिकली, तो वो हाइपोथेसिस बन जाता है. सिर्फ ओपिनियन या जजमेंट एक्सप्रेस कर रहे हैं, इट्स गोइंग टू बी अ प्रपोजिशन. ठीक है, चलें आगे. Dash is a kind of logical argument that applies deductive reasoning to arrive at a conclusion based on two propositions that are asserted or assumed to be true. ठीक है, तो बेसिकली आपके पास दो स्टेटमेंट्स हैं. देखिए कितना आसान कर दिया गया है आपका यहाँ पे काम. ठीक है, आपको बता दिया गया है कि भाई दो स्टेटमेंट दिए हैं, उसके बेसिस पे जब आप कंक्लूजन्स ड्रॉ करते हैं तो उसे क्या कहते हैं? व्हाट डू वी कॉल इट एज? ठीक है, इंडक्टिव, कनोटेशन, सिलोगिज्म या फिर एनालिटिकल. चलिए जल्दी से जवाब दीजिए इसका. डोंट बी इन अ रश, बिल्कुल जल्दबाजी मत करिएगा. ठीक है, आई एम वेरी श्योर यू गोइंग टू गिव मी द करेक्ट आंसर. वंडरफुल. सो सिलोगिज्म इज गोइंग टू बी द करेक्ट आंसर. हमने बहुत सारे क्वेश्चंस किए, बहुत प्रैक्टिस किया हमने सिलोगिज्म को. हमें पता है कि वहां पे स्टेटमेंट्स गिवन होते हैं, उसके बेसिस पे हमें कंक्लूजन्स ड्रॉ करने होते हैं. ठीक है, और यहाँ पे टेक्निकली वर्ड भी यूज कर दिया गया है, टू प्रपोजिशन व्हिच आर मेंट टू ड्रॉ कंक्लूजन. तो सिलोगिज्म हमारा सही आंसर हो जाएगा. ठीक है, लेट्स मूव फॉरवर्ड. रजत इज नॉट एबल टू क्लियर द नेट एग्जाम फ्रॉम लास्ट 5 अटेम्प्ट्स. ठीक है, पिछले 5 अटेम्प्ट से जो नेट का एग्जाम है वो नहीं क्लियर हो पा रहा है. ठीक है, What can be the inference based on Indian logic? ठीक है, चलिए जल्दी से बताइए what do you think should be the correct answer here? अनुमाना, उपामना, प्रत्यक्ष या फिर अनुपलब्धि. इन चारों में से क्या आंसर होगा ये आपको बताना है. वेरी वेरी इजी क्वेश्चन. नॉट एबल टू क्लियर द नेट एग्जाम फ्रॉम लास्ट 5 अटेम्प्ट्स. पिछले 5 अटेम्प्ट से वो एग्जाम क्लियर नहीं कर पा रहे हैं. ठीक है, तो ये आपको बताना है what should be the correct answer here. चलिए जल्दी से बताइएगा. आई डोंट थिंक सो यू शुड बी टेकिंग अ लॉट ऑफ टाइम हियर. ठीक है, काफी सारे आंसर्स आने शुरू. द आंसर इज कमिंग आउट फॉर बी अनुपलब्धि एंड इट इज एब्सोल्युटली करेक्ट. अनुपलब्धि का क्या मतलब है? नॉट, नो, नेगेटिव, ये सारे कीवर्ड्स जो हैं ये आपको बताएंगे दैट द आंसर इज गोइंग टू बी अनुपलब्धि.
ठीक है, चलो लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन. स्नेहा फील्स दैट शी इज फाइंडिंग इट वेरी हार्ड टू स्टडी एंड शी वोंट बी एबल टू क्लियर द एग्जाम. जो भी एग्जाम की वो तैयारी कर रहे हैं. यस माधवी, नॉट इज गोइंग टू बी द कीवर्ड हियर. ठीक है, शी इज कंफ्यूज्ड एंड फ्रस्ट्रेटेड. विच इंडियन लॉजिक इज यूज्ड हियर? कौन सा इंडियन लॉजिक हम यहाँ पे यूज कर रहे हैं? वेरी गुड नेहा, माधवी, सारे लोगों ने बहुत सही आंसर दिए. अनुमाना, उपामना, प्रत्यक्ष और अनुपलब्धि. दीज आर द ऑप्शंस. ठीक है, चलिए जल्दी से बताइए व्हाट शुड बी द कीवर्ड, व्हाट शुड बी द करेक्ट आंसर हियर. वेरी इजी क्वेश्चन वंस अगेन. शी वोंट, वोंट इज द वर्ड हियर, वोंट इज द कीवर्ड हियर. मैंने पहले ही बता दिया है आपको. आई एम वेरी श्योर यू विल बी एबल टू अंडरस्टैंड. देखिए फील के बाद और भी वर्ड लिखे हुए हैं, प्लीज रीड इट वेरी केयरफुली. ठीक है, वो कंफ्यूज करने के लिए आपको गिवन है. ठीक है, कुछ लोग कंफ्यूज होते हुए. देखिए फील इज हैपनिंग, देयर इज हैपनिंग, फीलिंग इज हैपनिंग, बट द सेम टाइम शी वोंट बी एबल टू क्लियर द एग्जाम इज द मेन पंच लाइन देयर. मेन एलिमेंट कंक्लूडिंग लाइन, जिसे हम कंक्लूडिंग लाइन कहते हैं. ठीक है, सिर्फ फील करना कर रहे होते तो दैट वाज ओके, बट फील करने के साथ साथ नेगेटिविटी है, उसके बाद एक और लाइन एड ऑन करी गई है. शी इज कंफ्यूज्ड एंड फ्रस्ट्रेटेड. मतलब जो नॉट का एलिमेंट है वो फॉलो अप कर रहा है एंड इट इज फोकसिंग टू मच ऑन द नेगेटिव वर्ड. ठीक है, सो देयरफॉर द आंसर इज गोइंग टू बी अनुपलब्धि. अनुपलब्धि हमारा आंसर हो जाएगा, प्रत्यक्ष आंसर नहीं होना चाहिए. ठीक है, फ्री बर्ड अभी मैंने आपको बताया, जब आप कोई लाइन पढ़ते हैं, जब आप कोई पूरा स्टेटमेंट पढ़ते हैं, ऑलवेज ट्राई टू अंडरस्टैंड इट इन द होल सम मैनर. ठीक है, आधा मत पढ़िए. अगर देखिए यहां पे हो जाता स्नेहा फील्स दैट शी इज फाइंडिंग इट वेरी हार्ड टू स्टडी, यहां पे अगर स्टेटमेंट खत्म हो जाता देन प्रत्यक्ष वुड हैव बीन द एब्सोल्युटली करेक्ट आंसर. बट एंड शी वोंट बी एबल टू क्लियर द एग्जाम, वोंट वर्ड यूज किया जा रहा है. इसके बाद एक और एडिशनल लाइन बोली जा रही है दैट शी इज कंफ्यूज्ड एंड फ्रस्ट्रेटेड. तो जो सेकंड लाइन है वो फॉलो अप किससे हो रही है? वोंट वर्ड से, जो कि एक बहुत ही बड़ा नेगेटिव कॉनोटेशन है. इसलिए यहां पे अनुपलब्धि आंसर होना चाहिए. ठीक है, आई होप दिस इज क्लियर. चलो लेट्स मूव टू द लास्ट क्वेश्चन फॉर द डे. दिस इज द लास्ट क्वेश्चन फॉर टुडे. ठीक है, डोंट वरी रवि, विल बी डिस्कसिंग ऑल ऑफ दीज टर्म्स. ठीक है, बुद्धिज्म टॉपिक को हम ऑलरेडी डिस्कस कर भी चुके हैं थोड़ा सा हायर एजुकेशन में. ठीक है, बट जब हम रिवीजन मैराथन करेंगे दैट इज गोइंग टू बी हैपनिंग ऑन 2 अक्टूबर. आई होप आप सबको याद है 12 बजे हमारी महा मैराथन होने वाली है. दैट विल हैव 300 प्लस एमसीक्यू क्वेश्चन. सो आई थिंक वो सारी चीजें वहां पे क्लियर हो जाएंगी. ठीक है, चलो लेट्स सी हु गिव्स द करेक्ट आंसर. पीपल हैव बीन ट्राइंग फॉर सेंचुरीज टू प्रूव गॉड एग्जिस्ट, बट नो वन हैज येट बीन एबल टू प्रूव इट. देयरफॉर गॉड डज नॉट एग्जिस्ट. दिस इज एन एग्जाम्पल ऑफ, क्या एग्जाम्पल है ये, किस चीज का एग्जाम्पल है ये? इज इट सिलोगिज्म, इज इट फैलेसी, इज इट हाइपोथेसिस और इज इट नन ऑफ द अबव? द वेरी लास्ट क्वेश्चन फॉर टुडे, आज का लास्ट क्वेश्चन है. दिस इज द लास्ट क्वेश्चन. ठीक है, आई विल आल्सो नीड सम टाइम सम ब्रीदर so that I can prepare for your 300 plus MCQ question, and I'm sure that you're going to come up with large numbers. अपने सारे friends को बोलिएगा because it's going to be a very lengthy session for 6 to 8 hours. तो जितने ज़्यादा आप लोग आएंगे उतना ज़्यादा benefit होगा students को. So I'm hoping and expecting a lot of students there. So please don't forget, जो link है उस 2 अक्टूबर के session का, that has been provided in the description. आप वहाँ से link copy कर सकते हैं. You can share it with your friends and I'm very sure it's going to be very very helpful for all of you. सिर्फ एक ही requirement है कि कोशिश करिएगा, you should make that effort कि आप पूरा का पूरा सिलेबस पेपर 1 का कवर करके आएं, so that you are able to revise properly. आपको पता चल पाएगा कि, और कोशिश हम यही करेंगे कि टाइम फॉलो करें जितने क्वेश्चंस हैं, so that आप टाइमिंग भी मैच कर सकें एंड यू आर एबल टू आइडेंटिफाई कि कितने क्वेश्चंस आप सही कर पा रहे हैं. ठीक है, तो इस क्वेश्चन का आंसर फैलेसी हो जाएगा बिकॉज दिस इज अ मिस्टेक इन बिलीफ. ठीक है, सो दैट इज द लास्ट क्वेश्चन फॉर द डे. आई होप आपको मजा आया हो. यू मस्ट हैव लर्नड अ लॉट ऑफ न्यू थिंग्स. अच्छा रिवीजन हुआ होगा आपका. अगर सेशन पसंद आए तो प्लीज वीडियो को लाइक कर दीजिएगा. ठीक है, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा.